और सर ये तो हमने पढ़ाया गया हमें कि जब भी लाइट रे जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाए उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं सर, रिफ्रैक्शन नहीं। तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आती है क्या? हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है इंडिया के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR। तो TIR पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उसके साथ होता क्या है। अरे सर वो तो हमने याद कर रखा है। क्या होता है सर? जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होती है? नॉर्मल से अवे भागती है। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा भाई, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा? सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बट एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ क्या हो जाएगा? वो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो हमारी लाइट रे, जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। और ये इंतहा हो गई है भाई। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज्यादा बढ़ा दिया ना, स्थिति खराब हो जाने वाली है। जो हमारी लाइट रे है वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। और सर ये तो हमने पढ़ाया गया हमें कि जब भी लाइट रे जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाए उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं सर, रिफ्रैक्शन नहीं। तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आती है क्या? इसलिए इसको प्यार से क्या बोला गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट सर आपने तो पढ़ाया तो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें टोटल वर्ड क्यों जोड़ दिया आपने? तो ये बात बहुत खूबसूरत है कि इसमें टोटल वर्ड क्यों जोड़ा है। तो देखते हैं जरा टोटल वर्ड क्या है। अब टोटल वर्ड क्या क्यों है? अगर मैं एक इंटरफेस ले लूं और उस पर लाइट रे गिराता हूं, अगर ये मिरर ही है, मान लो क्या है? मिरर। हम लोगों ने तो बचपन में पढ़ रखा है लाइट रे आएगी और रिफ्लेक्ट होगी वापस, बट ऐसा होता नहीं है। 100% लाइट कोई भी मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं होती। मान लेते कितनी होगी? 99%। 1% फिर भी लाइट क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट। बोलो भाई। मतलब कोई भी मिरर ऐसा नहीं है जो 100% लाइट को क्या कर रहा हो? रिफ्लेक्ट। बट अगर इस केस की बात करूं तो इस केस में 100% लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। मतलब TIR के केस में ही ऐसा होता है कि 100% लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। मतलब यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो 100% है। इसलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मुझे एक बात समझ में आई, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की बहुत भूमिका है। अगर इससे आगे बढ़ता हूं तो रिफ्लेक्शन होता है, इससे पीछे जाता हूं तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो इसी एंगल को प्यार से क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्योंकि यहां पे स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। आगे थोड़ा सा जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। और पीछे थोड़ा सा जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। तो जरा इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे साथ ढूंढिएगा। लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है जी, और किस एंगल पे इंसिडेंस कराई है? थीटा सी पर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ क्या होने वाला है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ते हैं। सर स्नेल्स लॉ हमने तो पढ़ा है, जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सर μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ऐसे याद कभी नहीं करना है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, ऐसे याद करना है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल। मतलब क्या? सर μ2 ले रहा हूं तो एंगल कौन सा लूंगा? थीटा सी। तो μ2 sin थीटा सी। किसके बराबर? सर μ1 ले रहा हूं। अच्छा, एंगल कौन सा? 90 डिग्री। तो μ1 sin 90। और μ1 sin 90 की वैल्यू बहुत टफ होती है। कितनी होती है? 1। तो sin थीटा सी किसके बराबर आ गया? μ1 अपॉन μ2। अब सर μ1 अपॉन μ2 आंसर आ गया, बट हमें आंसर किसके टर्म में देना है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इस बात को समझते हैं। सर वो होता है दो मीडियम का रिस्पेक्टिव, मतलब μ1 2 और या फिर μ2 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बट जब भी मैं μr बोलता हूं तो हमेशा क्या बोलता हूं? डेंसर अपॉन रेयरर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो मतलब μr अगर डिफाइन कर दूं क्या होगा? μ2 अपॉन μ1, क्योंकि मुझे पता है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो यहां पर μr की वैल्यू कितनी आ गई? μ2 अपॉन μ1। अब μ1 अपॉन μ2 को लिख सकते हो 1 अपॉन μ2 अपॉन μ1। बोलो भाई। तो sin थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन μr। तो यहां से थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई? sin इनवर्स 1 अपॉन μr। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल है जो कैसे डिपेंड कर रहा है μr पे? वो sin इनवर्स के थ्रू। अब सर क्रिटिक हमने पढ़ तो लिया कि TIR होता क्या है। अब इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फिनोमेना है, जरा उसको समझ लेते हैं। एक बड़ा ही सुंदर फिनोमेना है कोन ऑफ इल्यूमिनेशन। सर ये क्या है? अभी समझाता हूं। अगर एक डेंसर मीडियम में आप एक बल्ब लगा के रख दो, एक सोर्स रख दो, एक बल्ब रख दो, क्या रख दो? एक बल्ब। अब बल्ब से बहुत सारी लाइट रेज जा रही होंगी, मानते हैं इस बात को? बल्ब पूरा एक बहुत सारी लाइट रेज जा रही होंगी। बोलो भाई, पूरा 360 में बल्ब लाइट छोड़ रहा है। अब होगा क्या? बल्ब से बहुत सारी लाइट रेज जा रही है, जो सीधी जा रही है वो तो सीधी चली जाएगी। अरे अलोंग द नॉर्मल तो कोई रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल I 0, तो एंगल R भी 0।
तो जो लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है वो तो सीधी चली जाएगी। अब इस रेड लाइन को देखते हैं, किसी एंगल आई पर जा रही होगी और वो कुछ रिफ्रेक्ट होकर आगे चली जाएगी। बट जो लाइट रे यहां पर अगर एंगल थीटा सी है तो यहां पर भी कितना थीटा सी, जो लाइट रे थीटा सी पर जा रही होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इंटरफेस के। बट मजे की बात सुनना, जब भी लाइट रे थीटा सी से आगे निकल गई, मतलब हमारी पर्पल लाइन तो इस इंटरफेस से क्या कर जाएगी, टीआईआर, क्या कर जाएगी, टीआईआर। और एक बार टीआईआर कर गई मतलब पर्पल लाइन तो कभी बाहर जा ही नहीं भाई। मतलब बाहर बैठे दुनिया को, बाहर वाली दुनिया को बल्ब की पर्पल लाइन तो कभी दिखी नहीं। बाहर वाले लोगों को क्या दिख रहा है कि बल्ब की रोशनी एक कोन की तरीके में आ रही है। बोलो भाई, जिसमें कोन की बाउंड्री कौन डिसाइड कर रहा है, थीटा सी। इस कोन के थ्रू ही हमारी सारी लाइट रे बाहर आ रही है बल्ब की, और इस कोन के बाहर वाली लाइट रे जो कि हमारी पर्पल और या फिर ये वाली लाइट रे वो कभी हमारे बाहर वाले आदमी को दिख ही नहीं रही। तो बाहर वाला आदमी जब बल्ब को देख रहा होगा तो उसे क्या दिख रहा होगा, अरे बल्ब तो एक कोन की तरह आ रहा है, बल्ब की लाइट तो किसकी तरह आ रही है, कोन की तरह। उसको बोलते हैं कोन ऑफ इल्यूमिनेशन। अरे मान लो, अब अच्छा मजे की बात ऐसे लाइट अपना पाथ रिट्रेस करती है भाई, तो अगर बल्ब की जगह यहाँ पर कभी मछली होती, क्या होती, मछली। अब मछली इस आदमी को देखना चाहती है तो मछली को भी पता है बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, ऐसा लगता है कि कोन की तरह है, तो इसको कोन ऑफ व्यू भी बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हम की जा सकती है कि अगर बोल दिया जाता है, एक सवाल बन जाए कि ये बल्ब अगर रखा है और बल्ब की रोशनी को ब्लॉक करना है तो कितना रेडियस का हमें क्या चाहिए, ढक्कन चाहिए जो हम ऊपर सरफेस पे लगा सकें। तो कोन ऑफ व्यू का हम रेडियस निकाल सकते हैं, जो कोन ऑफ व्यू बन रहा है उसके बेस का रेडियस निकाला जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि जो हमारा बल्ब है वो h हाइट नीचे है और ये एंगल कितना है, थीटा सी, ये एंगल थीटा सी। अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकालूं, आप देखिएगा मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकालूं, ये इस ट्राइंगल की बात करो जिसका एंगल कितना थीटा सी और जिसका ये बेस कितना है हाइट, तो देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये एंगल थीटा सी, ये h है और ये r है, तो मैं बोल सकता हूं tan थीटा सी किसके बराबर है, r अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r अपॉन h। तो r की वैल्यू कितनी है, h tan थीटा सी, जिसमें थीटा सी की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू r। तो यहां से r की वैल्यू कितनी है, h tan साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू r। कोई आपसे बोलते सर इस बेस का एरिया निकाल दो, तो बहुत ही इजी है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां से पाई आर स्क्वायर भी निकालते हैं जो इस बेस का एरिया होगा। बोलो भाई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा बहुत ही प्यारा इसका एप्लीकेशन, आजकल आपके घर में आ रहा है जियो का इंटरनेट, जियो फाइबर लगवा रहे हैं सब लोग। वो जियो फाइबर किसके कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो भी टीआईआर पे ही काम करता है। इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल फाइबर। क्या कर रहा है, अभी के हमारे साइंटिस्टों को समझ में आया कि हम लोग इंफॉर्मेशन को लाइट के थ्रू भेजेंगे। फायदा क्या है सर, लाइट सबसे स्पीड में चलती है, अरे स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को अगर स्पीड ऑफ लाइट से भेजा जाए तो बढ़िया मजा आ जाएगा, बढ़िया हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, हाई स्पीड से इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने ट्राई करा कि क्यों ना हम इन्फॉर्मेशन को लाइट के थ्रू फेंकें। अब लाइट तो बह जाती है, फैल जाती है हर जगह, बल्ब लगाएंगे फैल जाएगा। तो जरूरी यह है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह भेजना है तो किसी केबल के थ्रू भेजना पड़ेगा, अरे किसी मीडियम की किसी एक कंस्टेंट में भेजना पड़ेगा ना कि इतने पार्ट से ही जाए, तो एक वायर के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो वहां पर रोल आया टीआईआर का। हमें समझ में आया कि अगर ये डेंसर मीडियम है और बाहर वाला एयर है, कैसा रेयर मीडियम है बेटा। ऑप्टिकल फाइबर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये होता है कोर जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, और उसके बाहर होता है क्लैडिंग जो इस कोर को बचाने का भी काम करती है और इसके न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाती है। वो हम कभी और किसी वीडियो में समझेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। बट फॉर नाउ हमें समझ में आया कि कोर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जो कि डेंसर मीडियम है, और बाहर वाला मीडियम कैसा है, रेयरर। तो यहां पर भी क्या होगा, टीआईआर। तो जब भी लाइट रे इस मीडियम में एंटर करेगी तो होगा क्या, जो लाइट रे एंटर करेगी वो टीआईआर कर लेगी, फिर यहां पर इस सरफेस पे भी टीआईआर होगा, फिर अगली सरफेस पे भी टीआईआर होगा। तो ये रिफ्लेक्शन करके मीडियम से कभी बाहर ही नहीं जाएगी, और जो हमारी लाइट है वो इस वायर के अंदर, वो इस फाइबर के अंदर बाउंड होके आगे बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसके आगे बढ़ते हैं, एक सवाल को देखते हैं बेटा। एक सवाल है बहुत इजी सा, और आपको समझ में आएगा कि टीआईआर के बेसिक फॉर्मूले से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एसी, सरफेस ये ए है, ये सी है और ये बी है। तो बोल रहे एक लाइट है, एक ट्राइंगल है जिसका एंगल कितना है, थीटा, और एसी की नॉर्मल आ रही है, जो लाइट रे आ रही है वो किसकी नॉर्मल आ रही है, एसी के, ऑफ अ प्रिज्म n इक्वल टू 3/2, जिसका मीडियम कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो बाहर क्या माना गया है, ए है। बोलो भाई। फिर आगे बढ़े, डज नॉट क्रॉस द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी। तो बोल रहे हैं कि अगर एसी के नॉर्मल कोई लाइट रे गई है और हम चाहते हैं ए बी से बाहर ना जाए,
ए बी से बाहर कब नहीं जाएगी, मतलब ट्रांसमिट ना हो, मतलब रिफ्रैक्ट ना हो, मतलब क्या हो जाए TIR। तो मतलब हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इस पे डाला गया नॉर्मल ये है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा ये, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, थीटा सी। एंगल थीटा बताना है, क्या करें सर, सर ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अरे बोलो भाई, अब ये एंगल थीटा है और ये टोटल एंगल कितना है 90, तो मुझे समझाओ कि ये एंगल कितना होना चाहिए। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि 90 माइनस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, थीटा सी। बोलो भाई, सर दोनों साइड साइन लगा देता हूं। सर साइन ही क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मुझे थीटा साइन थीटा सी की वैल्यू पता है कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा सी। ये बहुत टफ है, इसके लिए तो आपको हमसे मैथमेटिकल टूल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μr। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई, कॉस इनवर्स 1/μr, और μr की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/3। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई, कॉस इनवर्स 2/3। दैट्स आवर आंसर। आपको समझ में आया कितने आसान बनते हैं, और एक ही फॉर्मूला काम करता है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μr। तो एक फॉर्मूला याद करो और पूरे TIR के सवाल बना दो। अगला सवाल देखते हैं, नीट 2022 में आया है और सवाल पढ़ के आपको हंसी आने वाली है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 to the power 8 and 2 into 10 to the power 8. The critical angle for a ray of light for these two media. अब ध्यान से सुनिएगा सर, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे ही नहीं रखा, और सर थीटा सी पूछ लिया। सर थीटा सी का फॉर्मूला तो याद करके आपने याद कराया, साइन इनवर्स 1/μr। सर μr तो दे ही नहीं रखा, और μr होता क्या है, μr होता है म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। सर इतनी बात तो समझ में आ गई, ये तो सर याद कर लिया था हमने। सर ये म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर लाऊं कहां से, और दे तो सर क्या रखा है, सर स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है, स्पीड। अरे भैया हमने क्या पढ़ा था, म्यू क्या होता है, म्यू किसी मीडियम का क्या होता है, याद कराओ मुझे जरा, क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अरे ये होता है कि नहीं होता, तो एक मीडियम की बात करूं, फर्स्ट मीडियम, तो μ1 की बात करूं कितना होगा, c अपॉन 1.5। तो ये c की वैल्यू में रख देता हूं, यहां पर कितनी है 3 into 10 to the power 8, और यहां पर कितनी है मीडियम में कितनी है 1.5 into 10 to the power 8। काटी काटी, अरे 18 लिख दिया, 10 to the power 8, काटी काटी, और ये काटी काटी कितना आया 2। तो मेरा एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 2। दूसरे का निकाल लेते हैं, दूसरे का निकाल लेते हैं भाई, दूसरे का कितना μ2 निकाल लेते हैं, कितना होगा 3 into 10 to the power 8 अपॉन कितना है सर 2 into 10 to the power 8 है। फिर ये काटी काटी हो गया, और आंसर कितना आया 1.5। कितना आया 1.5। सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर है, मतलब यहां से μr कितना आ गया मुझे बताओ। सर μr आ चुका है डेंसर अपॉन रेयर, दैट इज 2/3/2, दैट इज 4/3। तो मेरा μr कितना आ चुका है 4/3। आंसर सारा आ चुका है, मैं इसको हटा देता हूं। और सर मुझे पढ़ाया गया है थीटा सी क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μr। सर साइन थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स, सर 1/μr हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, साइन इनवर्स 3/4 दिख रहा है क्या। अच्छा 3/4 की वैल्यू कितनी हो गई 0.75, कितनी हो गई 0.75, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इसका आंसर कितना है बी। आपको समझ में आ रहा है कि नीट में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।